नमस्कार। पिछले अंक में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बारीकियों को समझा था। आज भारतीय राज्य व्यवस्था और इतिहास की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बात करेंगे एक और बहुत ही अहम पड़ाव की, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब 1773 एक्ट के बाद भी क्या गड़बड़ चल रही थी, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, और हाँ, जो साथी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन से तथ्य खास तौर पर याद रखने लायक है। तो आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। जैसा हमने पिछली बार देखा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो था ही, लेकिन लगता है उसमें कुछ कमियां रह गई थीं। शायद वो काफी नहीं था। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो एक्ट एक शुरुआत तो थी, लेकिन नाकाफी साबित हुई। असल में भारत में कंपनी का जो प्रशासन था वो बेलागाम सा होता जा रहा था। लंदन में सरकार तक खबरें पहुंच रही थीं कि भाई कंपनी के अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार में लगे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, कंपनी का हित नहीं देख रहे, अपना देख रहे हैं। वित्तीय गड़बड़ियां बहुत हो रही थीं। तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरी नहीं थी, ये एक बड़ा संकट था। अच्छा, मतलब सिर्फ करप्शन और फाइनेंशियल गड़बड़ी नहीं, या कुछ और भी मसले थे? हाँ, इससे भी ज्यादा चिंता वाली बात थी कंपनी की आक्रामक विस्तारवादी नीतियां। कंपनी के अफसर, खासकर वो जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, वो क्या करते थे कि लंदन से पूछे बिना ही, हाँ मतलब ब्रिटिश सरकार को बताए बिना ही, भारतीय रियासतों से या तो लड़ाई छेड़ दी या कोई संधि कर ली। आप सोचिए, हजारों मील दूर बैठे कुछ व्यापारी एक तरह से ब्रिटेन को युद्धों में फंसा रहे थे। अरे बाप रे। हाँ, तो इससे न सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता फैली, बल्कि इन लड़ाइयों का जो खर्चा था वो कंपनी को बिल्कुल कंगाल बना रहा था। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात थी। तो मतलब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भाई दखल देना ही पड़ेगा, मामला हाथ से निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिटिश संसद में इस पर बहुत बहस हुई। ये साफ हो गया कि कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी नहीं है, वो तो भारत में एक बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन चुकी है। तो उस पर लगाम लगाना जरूरी था। सरकार को लगा कि कंपनी की एक्टिविटीज को ब्रिटेन के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलाना होगा, उन्हें ज्यादा जवाबदेह बनाना होगा। इसी बैकग्राउंड में ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। इसका नाम उस वक्त के युवा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर पड़ा था। ठीक है, तो जरूरत तो समझ में आ गई। अब आते हैं समाधान पर। इस एक्ट ने ऐसा क्या किया कि ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल बढ़े? क्या ठोस कदम उठाए गए? और हाँ, यहाँ उन पॉइंट्स पर खास ध्यान देना होगा जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, इस एक्ट का जो सबसे अहम और दूर तक असर डालने वाला प्रावधान था वो था दोहरे नियंत्रण का सिस्टम। डुअल कंट्रोल कहते हैं इसे। ये इस एक्ट की जान है और एग्जाम्स के लिहाज से तो ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। इसे ठीक से समझना होगा। दोहरा नियंत्रण, डुअल कंट्रोल, सुनने में थोड़ा सा पेचीदा लगता है। क्या मतलब था इसका? किन दो शक्तियों के बीच ये कंट्रोल बंटा हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कंपनी के मोटे तौर पर दो काम थे। एक तो व्यापार करना और दूसरा भारत में शासन चलाना, जिसमें राजनीति, सेना, रेवेन्यू सब आ गया। तो इस एक्ट ने क्या किया कि इन दोनों कामों के कंट्रोल को अलग अलग कर दिया। पहला कंट्रोल सेंटर बना लंदन में एक नई बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें ब्रिटिश सरकार के 6 सदस्य होते थे, जिनमें बड़े बड़े मंत्री जैसे विदेश मंत्री, वित्त मंत्री वो भी शामिल थे। इस बोर्ड को भारत में कंपनी के सारे सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मामले, यानी कि सारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम, उनको देखने और उनको डायरेक्ट करने का पूरा अधिकार मिल गया। यहां तक कि बोर्ड के पास कंपनी के किसी भी ऑर्डर को बदलने या वीटो करने की पावर थी। तो एक तरह से भारत का शासन अब सीधा ब्रिटिश कैबिनेट की निगरानी में आ गया। अच्छा, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक तरह से कंपनी के ऊपर सरकार का सुपरवाइजर बन गया, खासकर राजनीतिक मामलों में। और दूसरा कंट्रोल सेंटर कौन था? दूसरा सेंटर था कंपनी का अपना पुराना निदेशक मंडल, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये संस्था खत्म नहीं हुई, लेकिन इसके पर काट दिया गया है, कह सकते हैं। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मुख्य काम क्या रहेगा? सिर्फ कंपनी के व्यापारिक मामले देखना और हाँ, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। लेकिन जो भी पॉलिटिकल, मिलिट्री या रेवेन्यू से जुड़े जरूरी कागजात होते थे या आदेश होते थे, वो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जाते थे। उसकी मंजूरी मिलती थी, तब जाके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें भारत भेज सकता था। समझ गई। तो एक तरफ सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल चीजों के लिए, और दूसरी तरफ कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक कामों के लिए। इसीलिए दोहरा नियंत्रण
ये तो सच में प्रशासन में एक बड़ा बदलाव था। क्या इसके अलावा भी, जैसे गवर्नर जनरल या प्रेसिडेंसी लेवल पर भी कुछ बदला? हाँ, बिल्कुल। एक और अहम बदलाव हुआ गवर्नर जनरल की काउंसिल में। आपको याद होगा 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में 4 सदस्य थे। कई बार क्या होता था कि काउंसिल के मेंबर ही गवर्नर जनरल के खिलाफ हो जाते थे और उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता था। तो इस एक्ट ने काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। 4 से 3, सिर्फ एक सदस्य कम। इसका क्या असर पड़ा? बहुत बड़ा असर पड़ा। अब देखिए, अगर गवर्नर जनरल को 3 में से सिर्फ एक सदस्य का भी साथ मिल जाए तो वो अपनी बात मनवा सकता था, क्योंकि टाई होने पर गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट तो था ही। तो इससे गवर्नर जनरल बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, फैसले लेना तेज हो गया, ज्यादा प्रभावी हो गया। ये भी एक जरूरी पॉइंट है, गवर्नर जनरल की शक्तियों का बढ़ना। अच्छा, और इसके साथ ही भारत में पावर का सेंट्रलाइजेशन और बढ़ाया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को और सख्ती से बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अंडर कर दिया गया। अब युद्ध, डिप्लोमेसी, रेवेन्यू जैसे जो भी जरूरी मामले थे, उनमें उन्हें बंगाल से निर्देश लेना जरूरी हो गया। पहले वो काफी हद तक अपनी मर्जी चला लेते थे, अब उनकी आजादी बहुत कम हो गई। ये सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये केंद्रीकरण भी महत्वपूर्ण है। और वो जो शुरुआती समस्या थी, भ्रष्टाचार और निजी व्यापार वाली, जिसके कारण ये सब शुरू हुआ था, उसके लिए क्या किया गया? हाँ, उस पर भी सीधा हमला किया गया। कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, उन पर भारतीय शासकों या किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का गिफ्ट, नजराना या रिश्वत लेना पूरी तरह बैन कर दिया गया। उनका जो प्राइवेट ट्रेड था, उस पर भी रोक जारी रही और उसे और सख्ती से लागू करने की कोशिश हुई। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये कागज पर कितने कारगर हुए, तरीके तो लोग निकाल ही लेते थे। हाँ, वो तो है। पर कानूनी तौर पर शिकंजा तो कसा गया। और हाँ, कंपनी की वो जो बेगाम विस्तार वाली नीतियां थीं, उन पर रोक लगाने के लिए साफ कर दिया कि भारत में किसी भी रियासत से लड़ाई छेड़ने, संधि करने या किसी नए इलाके पर कब्जा करने से पहले लंदन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। वो बिना पूछे हमला करने वाले दिन अब गए। एक सीक्रेट कमेटी का भी जिक्र आता है इसमें। उसका क्या काम था? हाँ, वो एक दिलचस्प चीज थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ही 3 सीनियर मेंबर की एक गुप्त समिति या सीक्रेट कमेटी बनाई गई। इसका काम था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल से जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर आते थे, उनको सीधे भारत में कंसर्न्ड अफसरों तक पहुंचाना, बाकी डायरेक्टर्स को बताए बिना। ये इसलिए था ताकि सेंसिटिव मामलों में तेजी से और सीक्रेटली एक्शन लिया जा सके। चलिए, ये तो हो गए इसके प्रावधान। अब जरा कुछ तारीख हैं और इससे जुड़ी कुछ और बातें देख लेते हैं जो शायद एग्जाम में काम आ जाए। जरूर। ये एक्ट ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1784 में पास किया था। जैसा मैंने पहले बताया, नाम प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर है। एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है 1786 का डिक्लेरेटरी एक्ट। अच्छा, 1786 में भी कुछ हुआ? हाँ, 1784 के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियों को लेकर थोड़ी अस्पष्टता थी, क्लैरिटी नहीं थी। तो इस 1786 के एक्ट ने उन शक्तियों को और ज्यादा क्लियर और मजबूत कर दिया। इससे ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल और पक्का हो गया। और इस एक्ट का जो ढांचा था ना, वो आगे कई सालों तक भारतीय प्रशासन की नींव बना रहा। जब 1793 में कंपनी का चार्टर अगले 20 साल के लिए रिन्यू हुआ, जिसे 1793 का चार्टर एक्ट कहते हैं, तो उसमें पिट्स इंडिया एक्ट वाला ये दोहरा नियंत्रण और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम काफी हद तक वैसा ही रखा गया। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, इस एक्ट का सार क्या है? भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल के लिहाज से इसका क्या महत्व था? देखिए, ये एक्ट भारत में ब्रिटिश सत्ता के मजबूत होने में एक मील का पत्थर है, एक लैंडमार्क। इसने बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं है, वो ब्रिटिश एम्पायर का एक पॉलिटिकल टूल है, जिसे लंदन से कंट्रोल किया जाएगा। इसने कंपनी के शासन को ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह बनाने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया, भले ही वो जवाबदेही पूरी तरह से लागू ना हुई हो। इसने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ हद तक डिसिप्लिन लाने और करप्शन को रोकने की कोशिश की। इकोनॉमिकली देखें तो कंपनी के वो जो अंधाधुंध मिलिट्री खर्चे थे, उन पर थोड़ी लगाम लगाकर उसकी बिगड़ती फाइनेंशियल हालत को संभालने में मदद की। और सबसे बड़ी बात, इसने उस प्रोसेस को तेज किया जो आखिरकार 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में पूरा हुआ। यानी कंपनी राज का खत्म होना और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाना। एग्जैक्टली। पिट्स इंडिया एक्ट ने उसकी जमीन तैयार कर दी थी। ये तो इसके महत्व की बात हो गई, लेकिन क्या ये सिस्टम एकदम परफेक्ट था?
कोई कमी, कोई आलोचना भी थी इसकी, वो दोहरा नियंत्रण क्या वाकई काम कर गया? नहीं, परफेक्ट तो कोई सिस्टम नहीं होता और इसकी भी अपनी दिक्कतें थीं। सबसे बड़ी आलोचना तो इसी दोहरे नियंत्रण की ही होती है। दो बॉस होने से अक्सर कंफ्यूजन होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अधिकार क्षेत्र कई बार टकराते थे। किसके पास फाइनल पावर है यह हमेशा क्लियर नहीं होता था। इससे फैसले लेने में देरी होती थी, रेड टेपिज्म बढ़ता था और दोनों बॉडीज में खींचतान चलती रहती थी। मतलब एक म्यान में दो तलवारें रखने जैसी बात हो गई? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। इसके अलावा वो जो नियुक्तियों में भाई भतीजावाद यानी पैट्रोनेज की समस्या थी, वो भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास अभी भी अपॉइंटमेंट्स करने का अधिकार था और वो उसका इस्तेमाल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करते रहे। इससे एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी पर असर पड़ता था। और शायद सबसे अहम सवाल इस सब में भारतीय हितों का क्या हुआ? बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी आलोचना है। ये पूरा एक्ट पूरी तरह से ब्रिटिश हितों को पूरा करने और भारत पर उनकी पकड़ मजबूत करने के लिए बनाया गया था। इसमें भारतीय लोगों की जरूरतों का, उनकी इच्छाओं का या शासन में उनकी भागीदारी का कोई जिक्र ही नहीं था। यह एक्ट भारत के संसाधनों पर ब्रिटिश कंट्रोल को और बढ़ाने वाला था, जिसने आगे चलकर इकोनॉमिक शोषण का रास्ता और खोल दिया। यह भारत को एक कॉलोनी के तौर पर देखने की ब्रिटिश सोच का एक साफ उदाहरण था। तो चलिए इस पूरी चर्चा को आप समेटते हैं, वो मुख्य बातें फिर से दोहरा लेते हैं जो सभी सुनने वालों, खासकर एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए याद रखना जरूरी है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। तरीका, दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था। राजनीतिक, सैन्य, राजस्व मामलों के लिए लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, व्यापारिक मामलों के लिए कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये इस एक्ट का कोर है। बिल्कुल। इसके अलावा गवर्नर जनरल की काउंसिल में मेंबर 4 से 3 करके उसकी शक्ति बढ़ाई गई। मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अधीन लाकर एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन किया गया। कंपनी कर्मचारियों पर गिफ्ट लेने, प्राइवेट ट्रेड पर रोक लगी। युद्ध या संधि से पहले बोर्ड की मंजूरी जरूरी की गई। ये सारे कदम भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की दिशा में बहुत अहम साबित हुए। तो संक्षेप में कहें तो दोहरा नियंत्रण, केंद्रीकरण और गवर्नर जनरल की बढ़ती शक्ति, ये इस एक्ट के कीवर्ड्स हैं, कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। उम्मीद है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पर यह चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। भारतीय इतिहास और राज व्यवस्था को समझने के लिए एक ये बहुत ज़रूरी पड़ाव है। अगर कोई इस विषय को या भारत के संवैधानिक विकास को और गहराई से समझना चाहता है तो हमारी प्लेलिस्ट देख सकता है। वहाँ हमने दूसरे ज़रूरी एक्ट्स और घटनाओं पर भी बात की है। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये बातचीत पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। आपकी फीडबैक से हमें मदद मिलती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, कुछ और पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले बस एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। क्या ये अजीब बात नहीं कि एक कानून जो बनाया गया था एक ट्रेडिंग कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, उसी ने अनजाने में ही सही पूरे देश पर एक विदेशी साम्राज्य के सीधे शासन की नींव रख दी? सोचिएगा जरूर।